हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एल&टी की। तो एल&टी का कहना है कि उनको तकरीबन 35,000 वर्कर्स चाहिए और उनको वो मिल नहीं रहे हैं। हायरिंग में उनको बहुत स्ट्रगल आ रहा है। उनका कहना है कि आज के टाइम पे इंडिया के अंदर स्किल्ड लेबर की कमी है और उन्होंने उस चीज को हाईलाइट किया है। कंपनी के अभी के टाइम पे $50 बिलियन से ज्यादा के बैकलॉग्स है, मतलब इतना काम उनका बचा हुआ है क्योंकि कारपेंटर नहीं मिल रहे हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, बाकी जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनको वो नहीं मिल रहे हैं। मेजरली उनका कंस्ट्रक्शन का सारा काम फंसा पड़ा है और खाली ये लेबर इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, हर इंडस्ट्री के अंदर है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, पर इसका एक बहुत बड़ा रीजन है लोग स्किल्ड ही नहीं है। ये मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि बहुत बार आप लोगों को हायर करने के लिए जाते हो, क्वालिफिकेशन होती है येट उनको आता कुछ नहीं होता, उनके अंदर वो काम करने की जील नहीं होती। जो बिजनेस ओनर है वो नीचे कमेंट के अंदर बताना आपको क्या इंडिया के अंदर ये स्केर्सिटी महसूस होती है या फिर नहीं होती है। अगली खबर यूएस से है। तो यूएस के जज ने कहा है जो एआई आर्ट वर्क है उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं किया जा सकता और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। मान के चलो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इस पे इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे ये जो एआई से जनरेटेड कंटेंट बन रहा है ये ग्रे स्पेस के अंदर है। मतलब आपने मेरी नॉलेज को यूज करके एआई मॉडल को ट्रेन करके कुछ और बना दिया, या फिर आपने मेरी आर्ट को यूज करके मेरी वॉइस को यूज करके एआई मॉडल से थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ कर दिया, तो वो क्या मेरी वॉइस है या एआई की है, क्या है? तो बेसिकली कोर्ट ने कहा है वो कॉपीराइटेड नहीं है। मतलब अगर तुमने मेरा मॉडल बना लिया तो कॉपीराइट नहीं हो सकता। अभी के टाइम पे जो आर्ट है, जो डिजाइन है, उसके ऊपर बात करी गई है और उन्होंने क्लियरली बोला है ह्यूमन ऑथरशिप होनी चाहिए तभी ऐसा होगा। अब देखने वाली बात है क्या ह्यूमन ऑथरशिप का डेफिनेशन ह्यूमन क्रिएटिविटी भी है। अगर मैं कोई प्रॉम्प्ट लिख के चीजें जनरेट करता हूं तो क्या वो मेरे लिए रहेगा, कैसे रहेगा भाई? ये अभी भी मतलब मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं है इस चीज के अंदर। पर एक चीज क्लियर हो गई है कि कोई भी किसी का भी कुछ भी यूज करो एआई के अंदर, फिलहाल के लिए इमेज मॉडल पे तो दिक्कत नहीं आने वाली। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर डंजो की है। तो डंजो को इस टाइम पे पैसे रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके चक्कर में उनको शायद अपना वैल्यूएशन कट करना पड़ेगा, पर जो उनका शेयर होल्डर रिलायंस है वो नहीं करने दे रहा है। अभी के टाइम पे जो नया राउंड प्रपोज किया जा रहा है वो कहा जा रहा है 50% रिडक्शन इन वैल्यूएशन, मतलब उनकी वैल्यूएशन इतनी घटाई जाए। इसकी वजह से रिलायंस रिटेल को नुकसान हो सकता है। उन्होंने $200 मिलियन इन्वेस्ट किए थे डंजो के अंदर, तो वो पूरा पूरा मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। पर अभी के टाइम पे डंजो को कैश फ्लो क्राइसिस चल रहे हैं, मतलब पैसा नहीं है उनके पास में इन अकाउंट लोगों को पैसा देने के लिए। इसके चक्कर में जो उनके डार्क स्टोर्स है वो उनको ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जो पिकर्स है उनकी पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। अभी के टाइम पे खाली ये बेंगलुरु के अंदर ये ऑपरेट कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। तो इनको पैसों की जरूरत है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। वैल्यूएशन कट हो या ना हो या कंपनी बंद करो, लेट्स सी क्या होता है। यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना लॉस मेकिंग कंपनीज का। मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेता हूं आस्क मी बाजार ग्रुप का। आस्क मी बाजार ग्रुप बहुत जबरदस्त मार्केटिंग करके बहुत कुछ कर रहा था एक टाइम पे, पर वो पूरा पूरा बिजनेस लॉस मेकिंग था पहली चीज, और उसके बाद में इन्वेस्टर हैवी था। इन्वेस्टर ने पैसा देने से मना कर दिया, कंपनी रातों रात बंद हो गई। कभी किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा, पर कितने वेंडर्स का नुकसान हुआ उसकी वजह से। तो हम बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका आज नाम सुन रहे हैं, क्या पता फ्यूचर में हम नाम ना सुने उनका। और ये शॉकिंग मत लेना कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अगर हमको कुछ बड़े स्टार्टअप्स बंद होते हुए दिखाई भी दे। अगली खबर, एशिया की जो लार्जेस्ट प्याज की मार्केट है नासिक के अंदर, वो प्रोटेस्ट कर रही है सेंटर के जो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसके अगेंस्ट। बेसिकली उनका कहना है कि इसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट महंगा कर देगी तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा और किसानों को नुकसान हो जाएगा, ऐसा फला लमकाना। अभी के टाइम पे जो प्याज के प्राइसेस है वो 67 रुपीज हाईएस्ट पहुंचे हैं और गवर्नमेंट का कहना है हमारा गोल नुकसान कराना नहीं है किसानों का, हमारा गोल है जो रिटेल प्राइस है उसको कंट्रोल करना। अब हड़ताल पे ट्रेडर आए हैं, फार्मर नहीं आए हैं। यार देखो बहुत बड़ा लूप होल है और बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे फालतू, क्योंकि किसान आंदोलन के टाइम पे मैंने ये पॉइंट रखा था। किसानों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है इन चीजों से क्योंकि वो जिसको प्रोडक्ट बेचते हैं ना वो आगे पूरा पूरा गेम खेल रहा है। एक्सपोर्ट किसान डायरेक्टली नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जो 67 रुपीज प्राइस पहुंच गया, वो 67 रुपीज प्राइस किसने पहुंचाया है? उन ट्रेडर्स ने।
उनका मार्जिन था। तो गवर्नमेंट तो देखो डायरेक्टली 2 लाख टन ज्यादा प्याज खरीद रही है किसानों से, 25 रुपए पर किलो दे रही है। मध्य प्रदेश में 2410 रुपीज पर क्विंटल का रेट है और गवर्नमेंट उस रेट से खरीद रही है। एनसीसीएफ और एनएफईडी 3 लाख टन की जगह 5 लाख टन खरीदेगी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगी है ना एक्सपोर्ट की वजह से, उसको फुलफिल करने की कोशिश करी जा रही है। पर देखो अगेन बहुत सारे लोग बोलेंगे, जो किसान वाले जो मेरे को देख रहे हैं, देखो सिंपल सी बात, जो मुझे देख रहा है और वो कह रहा है मैं बहुत किसान हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मुझे पता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कितने लोग मिले पड़े हैं। जो बेचारा एक्चुअल गरीब आदमी है ना, वो हमेशा पिसता है। चाहे अगर बारिश आएगी तो तुम उसको फंसा दोगे, पर अगर बारिश नहीं आएगी, फसल आएगी, तो भी तुम उसको फंसाओगे। बहुत बड़ा गेम है इसके अंदर, क्योंकि जो बीच का मीडिएटर बैठा ना आरतिया, वही गेम खेल रहा सारी की सारी। अगर ये किसान आंदोलन के टाइम पे जो बिल पास किया गया था, पास हो जाता ना, तो क्या होता, किसान डायरेक्टली रिलायंस से जुड़ सकता था। वो बीच का जो मीडिएटर था वो खत्म हो जाता। मैं आज बोल रहा हूं, उस टाइम पे मैं बोलता था, लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, पर आज शायद लोग ओपन माइंड से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप गरीब किसान हो तो आपके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के प्याज उगा लो। अगर आप गरीब किसान हो तो 5 लाख रुपए की प्याज ही उगा पाओगे मैक्सिमम। बात मैं करके चल रहा हूं 5-10 लाख रुपए के। तो क्या होगा, रिलायंस डायरेक्टली आप जैसे 20 किसानों के साथ जुड़ जाएगा और उनसे सारे का सारा प्याज खरीद लेगा। जो भी कोई कॉर्पोरेट होगा तो डायरेक्टली आपसे खरीदेगा। वो बीच का जो मीडिएटर था वो गायब हो जाएगा। अब वो अगर कॉर्पोरेट आएगा ना यहाँ पे, तो कॉर्पोरेट आपको फायदा भी देगा बहुत सारा। अब अगर कॉर्पोरेट आएगा ना इसके अंदर, तो कॉर्पोरेट बहुत सारे फायदे भी देगा, इंश्योरेंस भी देगा। अगर कल को बारिश आती है और नुकसान होता है तो कॉर्पोरेट भुगतेगा, ना कि किसान भुगतेगा। तो इससे जो छोटे लेवल का किसान था उसको बेनिफिट हो सकता था। अब शायद जिन लोगों को बात समझ में आ रही है, नीचे कमेंट करना जरूर बताना कि आपको ये बात समझ में आ रही है। उस टाइम पे लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे माहौल ऐसा बना हुआ था ना कि इस बारे में बात नहीं करी जा रही थी। मैं आज भी बोलता हूं, उसमें बिल में कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। वीडियो में आगे जाने से पहले याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन साथ में दबा देना, ताकि जब भी मैं न्यूज़ डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। डेली डाल रहा हूं न्यूज़, सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करो, ग्रुप्स में शेयर करो, ज़्यादा से सब्सक्राइबर बढ़ाओ, हमको सिल्वर प्ले बटन चाहिए जल्दी से जल्दी, बात खत्म। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा इस डेट से पहले पहले चाहिए फिलहाल के लिए, बस अभी सपोर्ट करो कुछ टाइम। उसके बाद जब मेरा ऑफिस रेडी हो जाएगा, फिर मैं रोज एक टारगेट के हिसाब से बात करा करूँगा। अगली खबर पोर्श की है। तो पोर्श इंडिया के अंदर लोकल असेंबली सेटअप करने वाला है और अपनी गाड़ियां जैसी एसयूवीज हो गई वो इंडिया के अंदर बनेगी। ये बेसिकली उनका कहना है कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आज के टाइम पे लोग पोर्श लेके घूम रहे हैं। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको ड्यूटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है और डिमांड भी ज़्यादा आ रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर इंडिया में असेंबल करेंगे, रेट भी कम हो जाएगा, ड्यूटी भी नहीं लगेगी, क्या पता मेक इन इंडिया का कोई फायदा भी उठा ले। तो अभी इनकी नीति आयोग के साथ में मीटिंग होने वाली है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लान रखा जाएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगली खबर, कैरेट लेन के जो एम्प्लॉइज है उनको 380 करोड़ रुपए का पे आउट मिल सकता है टाइटन की सेल के बाद में। बढ़िया चीज है, अच्छा ईसॉप एग्जिट है। अगर देखा जाए जो एम्प्लॉइज है उनको 380 करोड़ का ईसॉप मिलेगा। अगर हम ओवरऑल एम्प्लॉइज की बात करके चले, उनके पास 1500 एम्प्लॉइज है, सबको नहीं मिल रहा है। 400 जो बंदे कॉर्पोरेट टीम के अंदर है उसको ईसॉप मिला है। उसमें से जो 75 लोग हैं वो एक्चुअल शेयर ओन करते हैं 1.72% के कैरेट लेन के, उनको एक्चुअल अमाउंट मिलने वाला है। तो मतलब हिसाब लगा के बताओ कि एक बंदे का कितना हो गया। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें 380 डिवाइडेड बाय 75, 4 करोड़ थोड़ा सा ऊपर, इतना रुपए हर बंदे को मिलने वाला। मतलब कह सकते हो आप 75 करोड़पति बनने वाले हैं। अब ये कब तक होगा, ये बेसिकली कहा जा रहा है 31 अक्टूबर तक फाइनल होगा, क्योंकि टाइटन कैरेट लेन को पूरा कंप्लीटली खरीद रहा है। अगर खरीद रहा है तो जितने ईसॉप्स है उसको भी खरीदेंगे जो कॉर्पोरेट लेवल के है, पर जो ईसॉप पूल है वो बना रहेगा, इनका कहना है। अगली खबर, जो क्रिप्टो यूनिकॉर्न है कॉइन DCX, वहां पर और एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया जा रहा है। जनवरी के अंदर उन्होंने 80 से 100 एम्प्लॉइज को निकाला था और इसका रीजन ये है क्योंकि बिजनेस घट रहा है। क्रिप्टो की भी पूरे एक्सचेंज वाले को खत्म कर दिया इंडिया के अंदर। सिर्फ एक रूल लेके आए, TDS, कि अगर आप इधर से इधर ट्रांजिशन करते हो तो आपको 1% TDS देना पड़ेगा और वो 1 साल के बाद पैसा मिलेगा लॉजिकली। तो 1% फंसा जा रहा सबका। इसके चक्कर में लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रुक रहे हैं। गवर्नमेंट ने लॉजिकली ट्रैक करने के लिए किया है रूल कि अगर मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं
तो 1% TDS काट के वो मैं ट्रांजिशन ट्रैक कर पाऊंगा। पर इसकी वजह से बहुत सारे लोग अब ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, पूरी एक तरह से आप कह सकते हो इंडस्ट्री मरती हुई दिखाई दे रही है। अब बिजनेस का गोल है भाई प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना, तो इसके चक्कर में फायरिंग कर रही है। अब फायरिंग कितनी कर रहे हैं ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अगस्त 2021 के अंदर इन्होंने यूनिकॉर्न का स्टेटस अचीव किया था, $90 मिलियन इन्होंने सीरीज सी राउंड के अंदर लिए थे। अप्रैल 2022 तक आते आते कि $2 बिलियन के मार्क को छू गए थे। अब देखते हैं आगे इनकी वैल्यूएशन क्या रहती है, कि ये भी डाउन राउंड देखेंगे या फिर सरवाइव कर जाएंगे, पैसा पड़ा है इनके पास में। अगली खबर LIC की है, तो उन्होंने 6.66% एक्वायर किया है जियो फाइनेंशियल्स का, और अभी जियो फाइनेंशियल्स के शेयर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन हुए हैं, दोनों दिन से घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो घटती हुई दिखाई देगी। 2 दिन से लगातार लोअर सर्किट मारा है जियो फाइनेंशियल्स ने। बाकी सही है मेरे हिसाब से, कोई ऐसा बिजनेस दिक्कत नहीं देगा। रिलायंस में इन्वेस्ट करना ठीक कहा जाता है, बाकी मुझे नहीं पता जियो फाइनेंशियल्स कैसा है। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है, तो उन्होंने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम निकाला है, जिसके हिसाब से जितने भी कार मेकर्स हैं वो अपनी गाड़ी को असेसमेंट के लिए भेज सकते हैं और गवर्नमेंट उनको स्टार रेटिंग देगी। एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर सबको नापा जाएगा और बताया जाएगा कि बड़ों के लिए क्या रेटिंग है, बच्चों के लिए क्या रेटिंग है, सब कुछ। अब मेजर जो ऑटो मेकर्स है, महिंद्रा हो गया, टोयोटा हो गया, मारुति सुजुकी होगी, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है इसके अंदर। अब देखो, टोयोटा समझ में आता है, महिंद्रा समझ में आता है, टाटा भी समझ में आता है, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो सबके सब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं। पर मारुति क्यों आ रहा है इस लिस्ट में? समझने वाले समझ रहे होंगे। अगली खबर पंजाब से है, तो भगवत मान जी है, उन्होंने मेरा बिल ऐप निकाली है, जहां पर GST कंप्लायंस को बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, जहां पे क्या होगा, आप कहीं से भी कुछ खाते पीते हो, कुछ भी करते हो, उसका जो बिल है उसकी फोटो खींच के डालो ऐप के अंदर, और आपको सारे के सारे करने हैं। अब महीने के अंदर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, अगर आप जीतते हो तो आपको 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं, या फिर 5 गुना जो भी आपने टैक्स पे किया है उसका। पंजाब के अंदर 29 टैक्सेशन डिस्ट्रिक्ट है, और हर डिस्ट्रिक्ट में से 10 विनर्स चुने जाएंगे, मतलब 290 विनर्स चुने जाएंगे हर महीने। अब यहाँ पे एक्सक्लूजन क्या है, आप पेट्रोल डीजल के बिल को नहीं डाल सकते, नेचुरल गैस के बिल को नहीं डाल सकते, दारू को नहीं डाल सकते, और B2B वाली ट्रांजेक्शन को नहीं डाल सकते, बाकी सब डाल सकते हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस ऐप के चक्कर में आप बिल मांगोगे तो उनको, और फोटो खींच के डालोगे, तो इसके चक्कर में उनको GST भरना पड़ेगा। GST भरेंगे तो गवर्नमेंट के बाद में GST कलेक्शन ज्यादा आएगी। स्मार्ट, वेरी गुड। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है, तो वो अपने स्ट्रीमिंग राइट्स एक्टिविजन गेम्स के यूबीसॉफ्ट को बेच रहा है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की जो $68.7 बिलियन की डील है एक्टिविजन को खरीदने की, वो होने का नाम ही नहीं ले रही है। अलग अलग जगहों से रेगुलेटर्स को रोक रहे थे। अब उन्होंने यहाँ पे एक ट्रिक खेली है कि भाई स्ट्रीमिंग राइट वाली मार्केट हम नहीं खा रहे हैं, देख लो, ये अगर पूरा बिजनेस है हमने ट्रांसफर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगली खबर पाकिस्तान की है, तो उनकी करेंसी ऑल टाइम लो छुई है $US के अगेंस्ट, ऑलमोस्ट 300 रुपए पर डॉलर पे पहुंच गया ट्यूसडे के अंदर, और अगर देखा जाए वहां पर भी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। अगली खबर हमारी मार्केट की है, हमारी मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है, थोड़ी सी फ्लैट कह रहे हैं पर थोड़ी सी तो बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर देखा जाए जो HDFC, ICICI बैंक और TCS घटा था, उसको ITC, L&T और एक्सिस बैंक ने सही कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर दिखाई दी है। अगर मार्केट का रुख देखा जाए तो ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर ही चल रहा है, जो कि पॉजिटिव आ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रही है, इसके चक्कर में मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब एनालिस्ट का कहना है कि इस टाइम पे मिक्स ट्रेंड चल रहा है, तो हर साइड पे अपॉर्चुनिटी है। बाकी मैं ट्रेडर हूं नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया ये वाली बात है क्या। अब बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स कौन थे। अगर देखा जाए जियो फाइनेंशियल्स ने फिर से लोअर सर्किट मारा है, और बाकी आप देख सकते हैं पॉजिटिव में कौन कौन रहा। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।